मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है उपकार्य समूह एवं ठेका लागत निर्धारण विधि। इस चैप्टर में हम तीन तरह के कार्यों की लागत निर्धारण विधि के बारे में बात करेंगे। उपकार्य यानी कि जॉब, यानी कि किसी पर्टिकुलर ऑर्डर की लागत किस प्रकार ज्ञात की जाती है, किसी उपकार्य की लागत कैसे ज्ञात की जाती है। जॉब, बैच, कई वस्तुएं समूह में बनाई जाती है, उनका एक बैच बनाकर बैचेज में समूह में कोई वस्तु उत्पादित की जाती है, तो समूह लागत निर्धारण किस प्रकार से की जाती है। जॉब, बैच एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपकार्य लागत निर्धारण विधि की, जॉब कॉस्टिंग मेथड। इस चैप्टर में हम किसी उपकार्य की लागत किस प्रकार ज्ञात की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। जब वस्तुओं का उत्पादन समूह में किया जाता है, बैचेज में किया जाता है, तो लागत किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। और जो उत्पादन करता है, जो कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो किसी वस्तु का निर्माण करता है, तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट लेता है किसी वस्तु के निर्माण के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट पर जो कॉन्ट्रैक्ट की लागत किस प्रकार ज्ञात की जाती है उसकी बात भी हम इसी चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब कॉस्टिंग मेथड की। जॉब क्या है? जॉब से हमारा तात्पर्य है कोई उपकार्य। जॉब कॉस्टिंग मेथड उपकार्य लागत निर्धारण विधि ऐसे उद्योगों में अपनाई जाती है जो उद्योग ग्राहकों के आदेश के अनुसार काम करते हैं। ग्राहक ऑर्डर देते हैं और ग्राहकों की इच्छा के अनुसार, ग्राहकों के निर्देश के अनुसार उस ऑर्डर पर काम किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रिंटिंग प्रेस, जो प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस में ग्राहक आता है और अपना ऑर्डर देके जाता है और ग्राहक के निर्देश अनुसार जो है प्रिंटिंग की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर किसी को शादी के कार्ड छपवाने हैं तो वो प्रिंटिंग प्रेस में ऑर्डर देके जाएगा और फिर जो है शादी के कार्ड भी ग्राहकों के निर्देशानुसार छापे जाएंगे। इसी प्रकार से फर्नीचर उद्योग है, तो फर्नीचर उद्योग में भी ग्राहक ऑर्डर देते हैं कि इस प्रकार का फर्नीचर बनवाना है और निर्देश भी देते हैं कि किस तरह से उस फर्नीचर की डिजाइन होनी चाहिए, किस प्रकार से लकड़ी लगनी चाहिए, किस प्रकार का कलर होना चाहिए। तो जॉब कॉस्टिंग मेथड ऐसे उद्योगों में अपनाया जाता है जहां पर ग्राहकों के आदेशानुसार और उनके निर्देशानुसार काम किया जाता है। और ऐसे उद्योगों में ग्राहकों से कई आदेश प्राप्त होते हैं, तो प्रत्येक आदेश को एक उपकार्य कहा जाता है, जॉब कहा जाता है, और उसको एक जॉब नंबर, उपकार्य संख्या दी जाती है, उपकार्य संख्या अलोकेट की जाती है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं और इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से जॉब कॉस्टिंग मेथड काम करता है और ये जॉब कॉस्टिंग मेथड है क्या। हालांकि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम एक उपरिव्यय भाग 2 में अवशोषण की विधियों में पहले हल कर चुके हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचनाएं एक कारखाने से संबंधित है जिसमें 2 विभाग X और Y है। तो एक कारखाना है और उस कारखाने के 2 विभाग हैं X और Y। सभी उत्पादन दोनों विभागों में से होकर गुजरते हैं। यहां पे कहा गया सभी उत्पादन, यानी कि अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, अलग अलग ऑर्डर पर कार्य किया जाता है, और वो सभी उत्पादन दोनों विभागों में से होकर गुजरते हैं। पहले X विभाग में काम होता है, फिर Y विभाग में काम किया जाता है। और जो भी ऑर्डर्स पर काम किया गया है, जो भी उत्पादन किया गया है, उनमें कुल मिलाकर X विभाग में 14,000 रुपए की सामग्री लगी है और Y विभाग में 1,200 रुपए की सामग्री लगी है। मजदूरी चुकाई गई है X विभाग में 7,000 की और Y विभाग में 3,600 रुपए की। वर्क्स ओवरहेड, जो कारखाने के अन्य उपरिव्यय हैं, मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज, ये तो प्रत्यक्ष व्यय हैं, यानी कि जो वस्तु बनाई गई है उसके संबंध में जो प्रत्यक्ष सामग्री और प्रत्यक्ष श्रम का जो प्रत्यक्ष खर्चा हुआ है उस वस्तु से संबंधित वो खर्चे दिए गए हैं। और इन विभागों में जो अन्य खर्चे हुए हैं, जो अप्रत्यक्ष खर्चे हुए हैं, वो ओवरहेड के रूप में दिए गए हैं। X विभाग में 3500 के अन्य अप्रत्यक्ष व्यय हुए हैं और Y विभाग में 2400 अप्रत्यक्ष खर्चे हुए हैं जो किसी वस्तु से
वस्तु के उत्पादन से सीधे संबंधित नहीं है। ये जनरल कॉमन एक्सपेंसेज है एक्स और वाई विभाग के। डायरेक्ट लेबर आवर्स, कुल मिलाकर 14,000 श्रम घंटे एक्स विभाग में काम हुआ और वाई विभाग में 7,200 श्रम घंटे काम हुआ है। मशीन आवर्स, 28,000 मशीन घंटे एक्स विभाग में काम हुआ और वाई विभाग में 14,400 मशीन घंटे काम हुआ है ना, मशीन पर काम किया गया। कारखाने में, जिस कारखाने में 2 विभाग है उस कारखाने की बात की जा रही है कि कारखाने में पूर्ण उपकार्य संख्या, एक जॉब, एक ऑर्डर जिसको पूरा कर दिया गया था उसका नंबर दिया गया 3,333 था। ये जो भी उत्पादन हुआ है, इन उत्पादन में एक ऑर्डर संख्या 3,333 भी था और जिसके संबंध में अलग से आंकड़े निकाले गए हैं। तो इस ऑर्डर के लिए, इस ऑर्डर पर जो मटेरियल का खर्चा आया, एक्स विभाग में 200 रुपए और वाई विभाग में 40 रुपए का मटेरियल काम में आया। डायरेक्ट वेजेज, इस ऑर्डर के लिए 3,333 के लिए 100 रुपए की प्रत्यक्ष मजदूरी चुकाई गई, 7,000 में से 100 रुपए की मजदूरी इस ऑर्डर के लिए चुकाई गई और 3,600 में से 50 रुपए की मजदूरी इस ऑर्डर के लिए वाई विभाग में चुकाई गई। डायरेक्ट लेबर आवर्स, 14,000 घंटे पूरा काम हुआ है कुल मिलाकर सभी उत्पादन के लिए एक्स विभाग में, जिसमें से 300 घंटे जो है इस उपकार्य पर 3,333 पर किए गए और 100 घंटे जो है वाई विभाग में इस उपकार्य पर लगाए गए। मशीन आवर्स, कुल मिलाकर 28,000 मशीन आवर्स में से एक्स विभाग में 250 मशीन आवर्स, मशीन घंटे इस उपकार्य संख्या 3,333 पर काम किया गया और 300 घंटे वाई विभाग में इस उपकार्य पर लगाए गए। तो ये एक उपकार्य के संबंध में सूचना दी गई है। हम यहां पर बात कर रहे हैं उपकार्य लागत निर्धारण विधि, जॉब कॉस्टिंग मेथड की। तो एक उपकार्य, कई ऑर्डर थे, कई कार्य इसको प्राप्त हुए थे, कारखाने में काम किया गया था कई कार्यों पर, आदेशों पर, जिनमें से एक उपकार्य के संबंध में हमको आंकड़े दिए गए हैं और उपकार्य संख्या 3,333 की उत्पादन लागत हमको ज्ञात करनी है। तो हमको कैलकुलेट क्या करनी है? कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 3,333। तो ये जो जॉब नंबर 3,333 है, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्ञात करनी है कि इसके उत्पादन की कितनी लागत आई। 2 विभाग हैं, एक्स और वाई। तो एक्स विभाग में इस जॉब नंबर 3,333 पर जो मटेरियल लगा वो था 200 रुपए का और 40 रुपए का मटेरियल लगा वाई विभाग में। डायरेक्ट वेजेज, जो प्रत्यक्ष मजदूरी चुकाई गई एक्स विभाग में, वो थी 100 रुपए की और वाई विभाग में 50 रुपए की प्रत्यक्ष मजदूरी चुकाई गई। तो ये जो है इस जॉब नंबर के लिए प्राइम कॉस्ट है, एक्स विभाग में 300 रुपए की और वाई विभाग में 90 रुपए की। अब इन विभागों में कुछ कारखाना उपरिव्यय भी हुए हैं, अप्रत्यक्ष खर्चे भी हुए हैं। ये जो मटेरियल और वेजेज का खर्चा है, ये प्रत्यक्ष खर्चा होता है, वस्तु के उत्पादन से सीधा संबंधित होता है। वस्तु का जो है, जो वस्तु उत्पादित की जाती है उसका मुख्य अंग बन जाता है। इसलिए इनकी लागत प्रत्येक उपकार्य के लिए, प्रत्येक उत्पादन के लिए ज्ञात करना आसान होता है, इनको अलग अलग किया जा सकता है। ये प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं। तो इसलिए एक्स विभाग में इस उपकार्य पर कितना सामग्री लगी और कितनी मजदूरी चुकाई गई, वाई विभाग में कितनी सामग्री लगी और कितनी मजदूरी चुकाई गई, ये आंकड़े एकत्रित कर लिए गए, ये आंकड़े हमारे पास हैं। लेकिन अब जो समस्या आती है वो ये है कि ये जो वर्क्स ओवरहेड है, जो कारखाने में एक्स विभाग में जो कॉमन खर्चे हुए हैं, जो ऊपरी व्यय हुए हैं, जो अप्रत्यक्ष खर्चे हुए हैं 3500 रुपए के, इनमें से इस जॉब नंबर 3,333 को, ये जो 3500 के खर्चे हुए हैं, ये कई उपकार्यों के लिए हुए हैं, कई उत्पादों के लिए हुए हैं। तो इनमें से, इन 3500 में से इस जॉब नंबर 3,333 को कितने कारखाना उपरिव्यय जोड़े जाएं, कितने कारखाना उपरिव्यय एलोकेट किए जाएं इस जॉब नंबर को, ये समस्या पैदा होती है। तो जब हमने उपरिव्यय अवशोषण की विधियां चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था कि जो उपरिव्यय हैं उनको अवशोषण की, उनको किसी वस्तु की लागत में जोड़ने की अलग अलग विधियां हैं। तो उनमें से पहली विधि की हमने बात की थी कि प्रत्यक्ष
सामग्री लागत पर प्रतिशत विधि। तो हमको अगर किसी उत्पाद में, किसी उपकार्य में अगर कारखाना उपरिव्यय जोड़ने हो, अवशोषण करना हो, तो हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष सामग्री लागत पर प्रतिशत विधि में हम क्या करते हैं कि जो विभाग के या कारखाना के जो उपरिव्यय हैं उनका उस कारखाने में जो भी जितनी कुल प्रत्यक्ष सामग्री लगी है उससे उसका क्या प्रतिशत है। तो क्या सूत्र होता है, अवशोषण दर। अवशोषण दर कैसे ज्ञात करते हैं, कुल उपरिव्यय, कारखाना या विभाग में जो कुल उपरिव्यय हुए हैं उसमें भाग लगा देते हैं कुल प्रत्यक्ष सामग्री का और 100 से गुणा कर देते हैं, तो प्रतिशत ज्ञात हो जाता है प्रत्यक्ष सामग्री पर उपरिव्ययों का। तो 14,000 रुपए का एक्स विभाग में, अब एक्स और वाई विभाग के लिए अलग अलग ज्ञात करनी पड़ेगी अवशोषण दर। फॉर एक्स डिपार्टमेंट, फॉर वाई डिपार्टमेंट अलग अलग ज्ञात करनी पड़ेगी। तो एक्स डिपार्टमेंट के जो टोटल ओवरहेड्स हैं वो है 3,500। एक्स विभाग में कारखाना उपरिव्यय हुए हैं 3,500 के, और इन कारखाना उपरिव्ययों का प्रत्यक्ष सामग्री जो कि है 14,000 रुपए की इस विभाग की प्रत्यक्ष सामग्री की लागत, इस 14,000 से इसका क्या प्रतिशत है। तो देखें, तो 25% एक्स विभाग में कारखाना उपरिव्यय का प्रत्यक्ष सामग्री से प्रतिशत है, प्रत्यक्ष सामग्री लागत से 25% है, 25%। और वाई विभाग में वर्क्स ओवरहेड हुए हैं 2,400 रुपए के, 2,400 रुपए के। और वाई विभाग की जो मटेरियल्स है, जो सामग्री प्रत्यक्ष सामग्री है वो है 1,200 रुपए की। तो प्रत्यक्ष सामग्री से, जो प्रत्यक्ष सामग्री से कारखाना उपरिव्ययों का वाई विभाग में प्रतिशत है 200%, यानी दुगने कुल उपरिव्यय हुए हैं वाई विभाग में। तो अगर हम कारखाना उपरिव्ययों का अवशोषण प्रत्यक्ष सामग्री लागत पर प्रतिशत विधि से करें तो एक्स विभाग में प्रत्यक्ष सामग्री का 25% जो है उपरिव्यय के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। वर्क्स ओवरहेड, तो वर्क्स ओवरहेड होंगे एक्स विभाग के लिए प्रत्यक्ष सामग्री पर प्रतिशत विधि के आधार पर प्रत्यक्ष सामग्री का 25%, यानी कि प्रत्यक्ष सामग्री है 200, तो 200 का 25% हो जाएगा 50 रुपए। और वाई विभाग में जो है अवशोषण दर है 200%, यानी प्रत्यक्ष सामग्री का 200%, यानी 80, 40 रुपए प्रत्यक्ष सामग्री की लागत है, 40 का 200%, 80 रुपए जो है कारखाना उपरिव्यय के ऐड किए जाएंगे। तो वाई विभाग के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है 350 रुपए की एक्स विभाग में, इस ऑर्डर नंबर 3,333 की। और वाई विभाग में जो प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी वो आएगी 170 रुपए की। यानी कहने का मतलब कि ये जो उपकार्य संख्या 3,333 है, इसकी एक्स विभाग की लागत है 350 रुपए की और वाई विभाग की लागत है 170 रुपए की। अगर जो उपरिव्यय है, उपरिव्ययों का अवशोषण परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल मेथड, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड, या फिर कहें कि प्रत्यक्ष सामग्री लागत पर प्रतिशत विधि के आधार पर अगर उपरिव्ययों का अवशोषण किया जाए तो एक्स विभाग में जॉब नंबर 3,333 की लागत 350 रुपए है और वाई विभाग की लागत है 170 रुपए। अब इसको अलग अलग अवशोषण विधियों के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा भी गया है, क्वेश्चन में प्रत्यक्ष श्रम लागत के आधार पर पूछा गया है। तो प्रत्यक्ष श्रम लागत पर जो ये कारखाना उपरिव्यय है उनका प्रतिशत ज्ञात कर लिया जाएगा दोनों विभागों के लिए, और फिर उस प्रतिशत के आधार पर जो है श्रम लागत का जो प्रतिशत ज्ञात किया जाएगा उसके आधार पर वर्क्स ओवरहेड इन दोनों विभागों की प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे और प्रोडक्शन कॉस्ट ज्ञात कर ली जाएगी। इसी प्रकार से मूल लागत पर भी शायद इसमें मूल लागत पर भी पूछा है। तो मूल लागत एक्स और वाई विभाग की मूल लागत ज्ञात कर ली जाएगी, प्राइम कॉस्ट ज्ञात कर ली जाएगी मटेरियल और वेजेज को ऐड करके, और फिर उस पर जो वर्क्स ओवरहेड हुए हैं दोनों विभाग में उसका एक प्रतिशत ज्ञात कर लिया जाएगा, और उस प्रतिशत के आधार पर ही जो है इस जॉब नंबर 3,333 की मूल लागत का एक प्रतिशत, जो प्रतिशत हम ज्ञात करेंगे उसके आधार पर वो प्रतिशत हम वर्क्स ओवरहेड के रूप में ऐड कर देंगे।
एक्स और वाई विभाग में और प्रोडक्शन कॉस्ट ज्ञात हो जाएगी। फिर इस क्वेश्चन में लेबर आवर रेट के आधार पर और जो है मशीन आवर रेट के आधार पर भी पूछा है कि अगर अवशोषण विधि अपनाई जाए तो हम एक अन्य विधि के आधार पर इसको हल करके देखते हैं। हम ये अवशोषण विधियां जब ऊपरी व्यय भाग 2 अवशोषण की विधियां चैप्टर हमने पढ़ा था तो उसमें हम ये अवशोषण की विधियां बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अगर इसको डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे करना पड़े, अगर प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर विधि के आधार पर अगर ऊपरी व्यय अवशोषित किए जाएं, ऊपरी व्यय अवशोषण दर कुल ऊपरी व्यय बट्टा कुल प्रत्यक्ष श्रम घंटे, तो विभाग के कारखाने के जितने भी कुल ऊपरी व्यय हैं उन ऊपरी व्ययों में विभाग के जो प्रत्यक्ष श्रम घंटे हैं उनका भाग लगा दिया जाता है और ऊपरी व्यय अवशोषण दर प्रति घंटा ज्ञात कर ली जाती है। फॉर डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई दोनों के लिए अलग अलग अवशोषण दर ज्ञात कर ली जाएगी। तो 3,500 रुपए के ऊपरी व्यय हैं एक्स विभाग में और एक्स विभाग के कुल प्रत्यक्ष श्रम घंटे हैं 14,000 घंटे। तो 3,500 में 14,000 का भाग लगाया जाएगा। 3500 में 14,000 का भाग लगा के देखते हैं। 3500 में 14,000 घंटों का भाग लगाया तो यह आ रहा है 25 पैसे, तो 0.25 रुपीज पर आवर। तो ऊपरी व्यय की दर एक्स विभाग के लिए प्रति श्रम घंटा दर है 25 पैसे। एक्स विभाग में 14,000 घंटे काम हुआ था कुल मिलाकर और 14,000 घंटों में से जो उपकार्य संख्या 3,333 है उस पर 300 घंटे काम हुआ था। और ऊपरी व्यय अवशोषण दर अगर प्रत्यक्ष श्रम घंटा के आधार पर हम लें तो 25 पैसे प्रति घंटा है। तो एक्स विभाग में 300 घंटे इस उपकार्य संख्या 3,333 पर काम हुआ है, तो 300 को 25 पैसे प्रति घंटा के आधार पर अगर हम देखें तो 300 घंटों को 0.25 से हम गुणा करें तो यह आ रहा है 75 रुपए। तो 75 रुपए के ओवरहेड्स ऐड किए जाएंगे जॉब नंबर 3,333 में एक्स विभाग के खर्चों में प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर विधि के आधार पर। इसी प्रकार हम डिपार्टमेंट वाई की भी ऊपरी व्यय अवशोषण दर ज्ञात कर लेंगे प्रत्यक्ष श्रम घंटा के आधार पर। तो 2400 रुपए के ऊपरी व्यय हुए हैं वाई विभाग में और जो डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं वो है 7,200 रुपए के। तो 2400 में 7,200 का भाग लगाएंगे तो यह आ रहा है लगभग 33 पैसे, 0.33 रुपीज पर आवर। तो यह आ रहा है 33 पैसे लगभग आ रहा है। वाई डिपार्टमेंट में कुल मिलाकर 7,200 प्रत्यक्ष श्रम घंटे काम हुआ था और 7,200 में से 100 घंटे इस उपकार्य संख्या 3,333 पर हुआ है। तो प्रति घंटा जो दर है प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर विधि के आधार पर जो अवशोषण दर है वाई विभाग के लिए वो है 33 पैसे। तो 100 को गुणा कर दिया जाएगा 33 पैसे से, तो ये आ रहा है 33 रुपए। यानी कि 100 घंटे काम हुआ है वाई विभाग में और ऊपरी अवशोषण दर श्रम घंटा के आधार पर है कारखाना की 33 पैसे। तो वाई विभाग के लिए जो जॉब नंबर 3,333 में ऊपरी व्यय जोड़े जाएंगे 33 रुपए ऊपरी व्यय जोड़े जाएंगे। टोटल कॉस्ट ज्ञात कर लेंगे 375 रुपए और 123 रुपए। तो प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर विधि के आधार पर डायरेक्ट लेबर आवर्स मेथड के आधार पर जो जॉब नंबर 3,333 है उसके एक्स डिपार्टमेंट की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो है 375 रुपए और वाई डिपार्टमेंट जो है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है 123 रुपए। इस क्वेश्चन में एक विधि और पूछी है मशीन आवर रेट बेसिस, मशीन घंटा दर विधि। तो जिस प्रकार से हमने प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर विधि में जो है ऊपरी व्यय की दर ज्ञात की है उसी प्रकार हम मशीन घंटा दर विधि में भी जो है ऊपरी व्यय के अवशोषण दर ज्ञात कर लेंगे। यहां पर कुल प्रत्यक्ष श्रम घंटों की जगह कुल मशीन घंटे काम में लिए जाएंगे और जो विभाग के ऊपरी व्यय हैं उनमें विभाग में लगने वाले मशीन घंटों का भाग लगाकर जो है ऊपरी व्यय अवशोषण दर ज्ञात कर ली जाएगी और फिर उस ऊपरी व्यय अवशोषण दर को
उपकार्य संख्या 3333 में एक्स विभाग में जितने घंटे लगे हैं उससे गुणा करके एक्स विभाग के उपरिव्यय ज्ञात कर लिए जाएंगे और वाई विभाग में जितने घंटे मशीन घंटे काम में आए हैं उन मशीन घंटों से वाई विभाग की उपरिव्यय अवशोषण दर के आधार पर गुणा करके हम वाई विभाग के लिए कारखाना उपरिव्यय ज्ञात कर लेंगे। ना ही इस चैप्टर को हम आगे की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।